हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग चैनवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ लव इज़ नॉट ईजी का पार्ट 3 शेयर करने वाली हूं। पर उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे विंग का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रिज से नीचे उसकी कार गिर जाती है। तो वांग जी को जब सीफू ने लात मारा तो वो भी उसी जगह पर आके गिरा हुआ था। और जब वांग जी कार के पास पहुँचा तो उसने विंग को वहाँ पर पाया ज़ख्मी हालत में पड़े हुए। वांग जी तो उसको ऐसे ही छोड़ के जा रहा था, पर विंग ने उसका पैर पकड़ के उसकी मदद करने के लिए बोला था। तो वांग जी बहुत ज़्यादा बोलने के बाद विंग को कैरी कर कर हॉस्पिटल के लिए लेके गया था। तो अब आगे विंग अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था। विंग जब आंखें खोलता है तो वो अपने आप चारों तरफ पाता है कि वाइट कलर की दीवारों से वो घिरा हुआ है और ये जगह भी अनजान है जिसे वो नहीं जानता। विंग फिर उठने की कोशिश करता है, पर उठते ही उसको थोड़ा अपने सर में दर्द होने लगता है। विंग जब उठने की कोशिश कर रहा था तो जो मशीनें उसकी बॉडी से जुड़ी हुई थी, कनेक्ट थी, तो वो आवाज़ें करने लगती है। उन मशीनों की आवाज़ सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो विंग के पास आ जाते हैं। उनमें से एक लेडी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो काफ़ी कंसर्न दिखा रही थी। विंग ने अभी पूरी तरीके से आँखें नहीं खोली थी, इसलिए उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। विंग जब अपनी पूरी आंखें खोल के उस सामने वाले पर्सन को देखता है तो उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है। वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लेडी फिर कहती है, तुम ठीक कैसे हो? देखो अपने आप को, कितनी ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई है तुम्हारी पूरी बॉडी पर, और तुम्हारे सर को देखो, इस पर तो कुछ ज़्यादा ही पट्टियाँ बंधी है। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि कैसे तुमने उस एक्सीडेंट में फ़ील किया होगा। वो तो भला हो उस बच्चे का जो कि तुम्हें यहाँ ले आया और तुम मरने से बच गए। ये सब बोलते हुए वो लेडी अपने मन में सोच रही थी कि कभी भला ना हो उस लड़के का जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम्हें ऐसा ही मर जाना चाहिए था, पता नहीं तुम जिंदा लौट के क्यों आ गए। विंग जो अपनी नैरो आइज से बस उस लेडी को ही घूर रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है, इनकी नौटंकियाँ तो कभी कभी समझ नहीं आती। इतने अच्छे से ड्रामा कैसे कर लेती है ये कि इनको समझना भी मुश्किल हो जाता है। वो ये सब बस अपने मन में सोच रहा था। वो लेडी फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैं उस लड़के को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, उसको इनाम देना चाहती हूँ कि वो तुम्हें मौत के मुँह से निकाल के लेकर आ गया। मैंने गार्ड्स को भेजा है उसको ढूंढने के लिए, वो जल्दी ही मिल जाएगा। तो विंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि मैडम यू अब कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। विंग को सब समझ में आ रहा था कि ये सारी झूठी चिंता है, बस ये सिर्फ दिखावा कर रही है सबके सामने। वो लेडी और कोई नहीं मैडम यू थी, विंग की स्टेप मॉम। विंग को जो गुस्सा आ रहा था तो वो अपने हाथों को मैडम यू के हाथों से झटक लेता है, क्योंकि बातें करते करते मैडम यू ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया था। वांग जी कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि डोंट वरी, आई एम फाइन, सो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो मैडम यू कहती है, तुम ऐसा बात क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना। देखो, मुझे अगर मुझे चिंता नहीं होगी तो कौन करेगा तुम्हारी चिंता। तो विंग कहता है, स्टेप मॉम, इसे भूलना मत। तो मैडम यू को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो वो अपना टाइम निकाल कर इस लड़के के पास आए, फिर भी ये लड़का कितनी ज़्यादा नौटंकी कर रहा है और उसको सिखा रहा है कि ये कौन है। और दूर से ही ये सब एक दूसरा बॉय भी देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर। वो और कोई नहीं मैंग्याओ है। मैंग्याओ कौन है यह भी आपको पता चल जाएगा। मैंग्याओ जो दूर से ही ये सब सुन के बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहा था, वो अपने मन में सोच रहा था कि मॉम को क्या ज़रूरत है इतना इंसल्ट सहने की। एक तो वो इस नासमझ से मिलने भी आए, ऊपर से ये लड़का मॉम के इंसल्ट पर इंसल्ट करे जा रहा है। अगर मैं होती ना इसकी जगह तो इसे यहीं पे अभी मार देती जान से। पता नहीं मॉम को इतना डर क्यों लगता है इसे मारने से। वो बस ये सब सोच रहा था कि तभी कमरे का डोर कोई खोलता है, वहाँ पे डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है कि अब आप लोग प्लीज़ पेशेंट को अकेला छोड़ दें, क्योंकि आप लोग बहुत देर से इस कमरे में बैठे हो। अब पेशेंट को आराम की ज़रूरत है, सो आप लोग प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दें। ऐसा कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मतलब मैडम यूँ भी फिर मैंग्याओ को लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है और वो एक दूसरे कमरे में चले जाती है। मैडम यू को इतना गुस्सा आ रहा था कि वहाँ की वो चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगती है। मैडम यू कह रही थी कि इसको शर्म नहीं आती कि मैं इससे मिलने आया फिर भी ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। इतना नालायक बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मैंग्याओ भी यही सब दूर से देख रहा था। मैंग्याओ कहता है कि मॉम, आपने उसे अभी तक ज़िंदा क्यों रखा हुआ है, और वो बच के कैसे आया? ब्रेक फेल हो जाने पे उसे मर जाना चाहिए था ना।
तो मैडम ये उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि सब कुछ प्लान के ही अकॉर्डिंग चल रहा था, पर पता नहीं कहाँ से वो दूसरा लड़का टपक पड़ा और इस बच्चे को बचा लिया, वरना आज तो इसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाना था। मैंग्याओ फिर मैडम यू के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है कि वैसे वो अभी इस टाइम अकेला होगा, क्यों ना हम कमरे में जाके उसके गर्दन को दबा दे, वो वहीं मर जाएगा। तो मैडम यू उसे धकेलते हुए कहती है, मैंग्याओ, तुम कोई बच्चा नहीं हो जो इस तरह की बातें करते हो। तुम्हें पता है सीसीटीवी कैमरा हर जगह मौजूद होते हैं और हम ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाली काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंग्याओ भी मुंह बनाते हुए कहता है कि ओ प्लीज़ मॉम, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, आप इतना सीरियस क्यों हो जाती हो मेरी बातों पर, आपसे मजाक करना भी बेकार है। ऐसा कह के वो अपना मुंह घुमा लेता है उधर। और अब हमें सीधा 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी इवनिंग के 4 ही बज रहे थे, मतलब वहाँ पे मिस्टर हान बैठे हुए थे विंग के पास। विंग अपनी आंखें खोलता है क्योंकि सुबह में डॉक्टर ने उसको चेक करने के बाद उसे बेहोश कर दिया था ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे फील होता है कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। वो अपने सिर को थोड़ा मूव करके उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे उसे फील हो रहा था कि कोई बैठा है। वो जब देखता है तो वहाँ पर मिस्टर हान थे। विंग फिर उठने की कोशिश करता है तो मिस्टर हान उसे सहारा देते हैं उठने के लिए। विंग फिर कहता है कि आप सुबह में क्यों नहीं आए थे। वैसा कहकर थोड़ा मुंह घुमा लेता है क्योंकि वो नाराज़ हो गया था मिस्टर हान से। तो मिस्टर हान कहते हैं कि यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऑफिस के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि इन 1 दिनों में बस बहुत ज़्यादा काम मुझ पे आ गया था। आपके ना होने पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है कंपनी में, आप ये बात अच्छे से जानते हो। तो विंग को भी पता था कि उसके ना होने पर कंपनी कैसी हो जाती है, तो इसलिए वो कहता है तो अब क्या चल रहा है कंपनी में। तो मिस्टर हान कहते हैं अब थोड़ा ठीक है, मैंने काम तो कर दिया है, पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे, पर मैं इस हालत में आपसे साइन नहीं करवा सकता, इसलिए आपको शायद कल से ऑफिस जाना होगा। तो विंग कहता है मैं ठीक है, कल जाऊंगा, पर उससे पहले आप प्लीज़ ये बताइए कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। उस एक्सीडेंट के बाद मुझे इतना कुछ याद नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। तो मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे इतना तो नहीं पता, पर डॉक्टर ने जहाँ तक मुझे बताया है कि आपको एक यंग बॉय छोड़ने आया था हॉस्पिटल में। उसने पूरा वाइट ड्रेसअप किया हुआ था, पर जब डॉक्टर ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने उसको नहीं बताया और वो सीधा आपको यहाँ छोड़ने के बाद चला गया था। मुझे बस इतना ही पता है। तो विंग थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसे जानना था कि ये सब कैसे हुआ। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हम वांग जी का दिखाते हैं जो कि एंजल वर्ल्ड में घुटने पर बैठा हुआ था। हॉल पूरा खाली था क्योंकि वांग जी के यहाँ आने पर सीफू ने सारे बच्चों को बाहर भेज दिया था कुछ देर के लिए, ताकि वह वांग जी से अकेले में बात कर सके। तो सीफू वांग जी के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे और उसके बगल में ही शीचन खड़ा हुआ था। सीफू अब वांग जी के सामने मुड़ते हैं। सीफू की आंखें रेड हो चुकी थी गुस्से के मारे, क्योंकि वांग जी ने कुछ ऐसा काम ही किया था। सीफू ने अपने राइट हैंड में एक ब्लैक कलर की बेल्ट को पकड़ा हुआ था। शीचन बस उस बेल्ट को ही देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि कहीं सीफू, पर उसके इस सोचने से पहले ही सीफू कहते हैं वांग जी, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है। और ऐसा कहकर वो बेल्ट से वांग जी को बहुत ज़ोर से मारता है जिससे वांग जी वहीं पर गिर जाता है। शीचन कहता है सीफू प्लीज उसे मत मारिए ऐसे। तो सीफू कहते हैं शीचन सामने से हट जाओ, और शीचन फिर कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो हट जाता है। वांग जी जो गिरा हुआ था वो दोबारा अपने नीज पर आ जाता है। वो बस अपनी आंखें झुकाए हुए था। सीफू फिर उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं उस बेल्ट से। वो इतना ज़्यादा मारते हैं कि वांग जी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। वांग जी की आंखों से आंसू भी आ रहे थे, पर वो रोना बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि सीफू ने उसको रोना नहीं सिखाया था। वांग जी बस चुपचाप वो सारी मार सहता रहता है। वो रोना चाहता था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर सीफू है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो वांग जी को जब तक मारते रहते हैं जब तक वांग जी बेहोश होने पर ना आ जाए। शीचन ये सब दूर से ही देख रहा था क्योंकि वो पास से तो देख नहीं सकता था अपने दोस्त को इस तरह से पिटते हुए, पर जब वो दूर से भी देख ही रहा था तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो अपने मन में सोचता है कि ये सीफू कितने ज़्यादा कठोर है, ये अपने नेफ्यू की भी हालत इस तरह से कर सकते हैं तो दूसरों का तो पता नहीं क्या ही करते होंगे। वह सब सोच रहा था और इधर वांग जी अब वो बेहोश होने पर आ चुका था, पर सीफू तो सीफू है, वो कहाँ ही इतनी जल्दी रुकने वाले थे। वो बस कंटिन्यूसली वांग जी को मारते रहते हैं।
वांग जी अब और नहीं सह पाता। वो एक बेल और खाने के बाद बस वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस पूरे फ्लोर पे वांग जी का ब्लड पड़ा हुआ था जो कि ब्लू कलर का था। सीफू फिर देखते हैं वांग जी बेहोश हो चुका है, पर सीफू का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। पर अब वो और मारना भी नहीं चाहते थे क्योंकि सीफू की भी हालत इस टाइम ठीक नहीं थी। वो भी अपने आंखों में आंसू लिए हुए थे, पर वो एक किंग होने के कारण अपने नेफ्यू को इस तरह से छोड़ तो नहीं सकते थे, भले ही वो उनका नेफ्यू है। पर काम उसके नेफ्यू ने कुछ ऐसा ही किया जिससे सीफू को थोड़ा जालिम बनना पड़ा है। शिफू अपनी आंखें बंद करता है ज़ोर से और कहता है कि इसको लेकर जाओ यहाँ से। तो शीचन जल्दी से आता है और वांग जी को कहता है, लानजान, लानजान आंखें खोलो, लानजान उठो ना। इतने में सीफू वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो और यहाँ नहीं रुकना चाहते थे, वरना वो शीचन के सामने ही रो देते। शीचन अब भी लानजान को गोद में लिए हुए कहता है, लानजान प्लीज़ उठ जाओ। शीचन से अब उनके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। शीचन रोने लगता है क्योंकि शीचन ने वांग जी को पिटते हुए कभी नहीं देखा है, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से है, इसलिए शीचन को पता है कि सीफू ने कभी भी वांग जी पे हाथ नहीं उठाया। पर यह पहली बार था जब सीफू ने वांग जी के साथ ऐसा किया हो। हाँ, वांग जी पहले तो गलतियाँ करता था, पर गलतियों की सज़ा देते थे उसे सीफू, और कुछ इस तरह से सज़ा देते थे जिससे वांग जी हर्ट ना हो। पर इस बार तो ज़्यादा कर दिया था सीफू ने, इसलिए शीचन के मन में गुस्सा भी था और अपने दोस्त के लिए उसे बुरा भी लग रहा था। पर वो कहाँ ही सीफू को रोक सकता था, क्योंकि वो पता है कि किंग जो करता है ठीक करता है। इसलिए शीचन ने कुछ भी नहीं कहा। शीचन को कुछ भी नहीं पता था कि वांगजी ने आखिर ऐसा कर क्या दिया जिससे उसको ये पनिशमेंट मिली। अगर शीचन को पता होता कि वांगजी ने क्या किया तो वो शायद सीफू से बात करता और उस भी वांगजी को बचा पाता, पर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये एफएफ कैसा लग रहा है। सो मिलते हैं अब आपसे अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।